तो आज के लेक्चर में हम लोग क्षार धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को पता है कि क्षार धातुओं का आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। अगर आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, उसका इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल के मान में कमी आएगी। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली मुक्त होता है तो उसका रासायनिक गुण भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर हम लोग जाएंगे आवर्त सारणी में, तो क्षार धातुओं के रासायनिक गुण के मान में भी वृद्धि होते जाती है। तो इसमें पहला देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन से क्रिया। तो कोई भी क्षार धातु है हाइड्रोजन से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम है, तो लिथियम हाइड्रोजन से क्रिया करके लिथियम हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि आवर्त सारणी में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये बंध की शक्ति क्या होती है, कमजोर होती जाती है। देखिए जैसे कि लिथियम हाइड्राइड है तो लिथियम हाइड्राइड प्रबल बंध है, उसके बाद फिर सोडियम हाइड्राइड उससे थोड़ा कम प्रबल है, फिर ऐसे ऐसे हम लोग देखते जाते हैं तो इसकी बंध शक्ति क्या हो जाती है, दुर्बल होती जाती है। अगर बंध शक्ति प्रबल होगी तो तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगेगी, और तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगेगी तो वो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो इसके स्थायित्व के मान में भी क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। क्षार धातुओं के स्थायित्व के मान में हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसके हाइड्राइडों के स्थायित्व के मान में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। तो ये वही बोला है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्षार धातु का जो हाइड्राइड होता है, अगर हम लोग उसकी क्रिया किससे कराएंगे, जल से कराएंगे तो हम लोग को किसकी प्राप्ति होगी, हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी। और हाइड्रोजन गैस हमेशा इसमें से क्या होता है, मुक्त होता है। और ऑक्सीजन गैस, अगर लिथियम का हम लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हम लोग को नॉर्मल क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। और सोडियम का ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हम लोग को पराक्साइड मिलता है। और पोटेशियम के ऑक्सीजन से हम लोग क्रिया कराते हैं तो हम लोग को सुपर ऑक्साइड मिलता है। तो ऐसा क्यों, तो देखो जैसे कि लिथियम है तो लिथियम आयन का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। तो लिथियम आयन का आकार छोटा होता है तो ऑक्सीजन के थोड़े से छोटे से भाग से क्रिया करता है, इसलिए वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। और सोडियम क्या होता है, सोडियम का आकार लिथियम के तुलना में बड़ा होता है और पोटेशियम का आकार और बड़ा होता है। तो सोडियम लिथियम से बड़ा है इसलिए ये ऑक्सीजन से क्रिया करके परऑक्साइड का निर्माण करता है, और पोटेशियम सोडियम की तुलना में इसका आकार बड़ा होता है इसलिए ऑक्सीजन के बड़े भाग से क्रिया करता है, इसलिए ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। और फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, जल से क्रिया। तो जल से क्रिया, तो कोई भी क्षार धातु है, क्षार धातु जल से क्रिया करके हमेशा हाइड्रोक्साइड का वो सोडियम जैसे देखो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और इन हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है। और फिर हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ये अगर हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते जाते हैं तो क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, अधिक होता जाता है। ठीक है। और फिर हम लोग चौथा देखते हैं हैलोजन से क्रिया। तो ये हैलोजन से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, हाइलाइट का निर्माण करती है। इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, लिथियम क्लोरीन से क्रिया करके लिथियम क्लोराइड का निर्माण करता है। सोडियम ब्रोमीन से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण करता है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, अधातुओं से क्रिया। और ये अधातुओं से क्रिया मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड का निर्माण करता है, फास्फोरस से क्रिया करके फास्फाइड का निर्माण करता है, वही बोला है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं द्रव अमोनिया में विलेयता। तो फिर और ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तो देखते हैं कि अगर हम लोग कोई भी क्षार धातु है तो क्षार धातु क्रिया हम लोग द्रव अमोनिया से कराते हैं तो उसमें हम लोग को देखो क्या मिलता है, ये पॉजिटिव आयन मिलता है जो कि ये सुचालक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मतलब माइनस आयन मुक्त होता है जो कि ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम लोग को इसका क्षार धातु का रंग नीला प्राप्त होता है। और इसमें धन आयन आ गया और ये ऋण आयन आ गया, तो धन आयन और ऋण आयन के कारण ही ये विद्युत रूप से सुचालक होते हैं विद्युत के, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि लिथियम का सामान्य व्यवहार। तो क्षार धातुओं के वर्ग में लिथियम जो होता है उसका वो अलग ही व्यवहार करता है, और बाकी सब जितने भी जो भी धातु बचे रहते हैं उनका व्यवहार एक समान होता है, और लिथियम का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इन्हीं डिफरेंट व्यवहार के जो भी वो प्रदर्शित करते हैं उसका अध्ययन हम लिथियम के सामान्य व्यवहार के अंतर्गत करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिथियम का जो परमाणु का
का आकार होता है वो उसके और आयन का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ऐसा क्यों? तो लिथियम जो होता है सबसे टॉप पे उपस्थित होता है अपने आवर्त सारणी में। तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आवर्त सारणी में जाते हैं, वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाते हैं क्षार धातुओं के वर्ग में। तो क्या होता है, परमाणु और उसके आयन का आकार बढ़ते जाता है। तो वो वही बोला है कि लिथियम का आकार उसके और आयन का आकार उसका बहुत छोटा होता है और इसकी आयनन ऊर्जा और ध्रुवण क्षमता भी उच्च होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जाएंगे तो आयनन ऊर्जा के मान में क्रमशः कमी आती जाती है। उसके धन विद्युतीय लक्षण का भी मान उच्च होता है। और धन विद्युतीय लक्षण का मान उच्च क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती जाती है। लेकिन अगर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती जाती है तो उसके धन विद्युतीय लक्षण के मान में भी क्या होती जाती है? क्रमशः वृद्धि होती जाती है। तो वही बोला है इसमें, ठीक। और फिर लिथियम के प्रमुख असामान्य व्यवहार क्या है? लिथियम अन्य क्षार धातुओं की तुलना में लिथियम कठोर होता है। तो ये क्या बोला है, हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाकी जितने भी क्षार धातु के वर्ग में जितनी भी धातुएं होती है वो चांदी की समान सिल्वर कलर की थोड़ी हल्की धुंधली दिखाई देती है, लेकिन हम लोग वो बहुत ही नर्म प्रकृति की होती है जिसको आसानी से हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं। और फिर इसमें सेकंड लिखा है कि लिथियम ऑक्सीजन से क्रिया करके केवल सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे कि लिथियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि दूसरे अन्य जो भी धातु रहते हैं वो परऑक्साइड बनाते हैं या तो फिर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं हम। और उसमें उसी बात ये तीसरा लिखा है कि लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण करता है, जबकि समूह के अन्य सदस्य नाइट्राइड का निर्माण नहीं करते हैं। और लिथियम नाइट्रेट को जब हम देखो, और जब ये लिथियम नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये लिथियम तो ये इसमें NO2 तो बनाता ही है और ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, जबकि अन्य धातु जैसे कि NaNO3 है, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये केवल ऑक्सीजन मुक्त करेगा, NO2 नहीं मुक्त कर रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें पांचवा देखते हैं कि लिथियम के कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। तो हम लोग ये देखें कि लिथियम का जो ये कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग गर्म किए तो ये अपने इसमें विघटित हो गया। लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हुआ, ये भी लिथियम ऑक्साइड और जल में विघटित हुआ। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। तो हम लोग आवर्त सारणी में देखते हैं, जैसे ये वर्ग 2 के इसके वर्ग द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तृतीय आवर्त में उपस्थित कुछ तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सिलिका, ये सबसे क्या दर्शाते हैं? कुछ इनके विकर्ण में स्थित तत्व जो भी हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम से हो गया, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिका से, और ये कार्बन फास्फोरस से, नाइट्रोजन सिलिकॉन से। तो ये क्या होता है, सल्फर से। तो ये क्या होता है, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। विकर्ण संबंध से मतलब क्या होता है कि ये दोनों के गुण आपस में कुछ सामान्य, मतलब कुछ इसमें समानताएं होती है, जिसका अध्ययन हम लोग विकर्ण संबंध के अंतर्गत करते हैं। तो ये वाले टॉपिक में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में क्या क्या समानताएं पाई जाती है। लिथियम और मैग्नीशियम का जो भी परमाणु त्रिज्या का मान होता है लगभग समान होता है। देखो 1.34 आर्मस्ट्रांग है, इसका भी 1.36 आर्मस्ट्रांग है। और सेकंड इसमें क्या बोल रहा है, लिथियम और मैग्नीशियम की ऋण विद्युता का मान भी लगभग समान ही होता है, 1.0, इसका 1.0 है, इसका 1.2 है। और थर्ड इसमें क्या लिखा है कि दोनों ही तत्व नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। ये लिथियम है, लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण किया, और मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण किया। फिर अगला इसमें क्या बोलता है, लिथियम अपने मैग्नीशियम के दोनों कार्बोनेटों को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मुक्त हुआ, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हम लोग गर्म किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मुक्त हुआ। तो ये दोनों मतलब सामान्य लक्षण, दोनों के जो भी लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं दोनों ही समान ही लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी का हम लोग सामान्य अध्ययन करते हैं इसके विकर्ण संबंध के अंतर्गत, ठीक है, कि दोनों एक ही जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और दोनों के नाइट्रेटों को गर्म करने पर NO2 और O2 मुक्त होता है। तो लिथियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम नाइट्रेट है, दोनों को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये NO2 मुक्त कर रहे हैं, NO2 और ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। और ये भी, और मैग्नीशियम के नाइट्रेट को भी हम लोग गर्म किए तो NO2 और ऑक्सीजन मुक्त किया, ठीक।
उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं कि सोडियम है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है Na होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका परमाणु भार होता है 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी प्राप्ति क्या होती है? और ये सोडियम जो होता है बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, तो ये हमेशा अपने यौगिकों के रूप में पाया जाता है, अपने स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो इसके यौगिक कौन कौन से हैं देखते हैं। अगर क्लोराइड यौगिक बनाना है तो ये सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेगा। नाइट्रेट यौगिक बनाना है, चिली सॉल्ट पेपर के रूप में ये उपस्थित रहेगा। बोरेस बनाना है तो इस फॉर्म में उपस्थित रहेगा। ट्रायोलाइड बनाना है तो इस फॉर्म में उपस्थित रहेगा। ओके, उसके बाद फिर बनाने की इसका विधियाँ देखते हैं। तो ये डाउन्स विधि है, तो मैंने इसे ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है, तो आप लोग इसको देख के पढ़ सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताइएगा। और मैं इसका आप लोग को इक्वेशन ये केमिकल रिएक्शन है, मैं इसको ये समझा देती हूँ। और बाकी जो थ्योरी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि ये NaCl है, तो NaCl अगर NaCl है तो ये किस में टूटता है? Na+ और Cl- में टूटता है। तो फिर हम लोग इसका विद्युत अपघटन हम लोग कराते हैं। तो कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी? कैथोड पर अगर कैथोड है तो ये तो ऋण आयन है ना, तो ऋण आयन इलेक्ट्रोड पर क्रिया कैसे होती है? तो ऋण आयन इलेक्ट्रोड पर ये धन आयन ही जाता है, तो ऋण अगर ठीक है, तो फिर ये है हो गया। तो सोडियम Na+ है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया? सोडियम बना लेता है, ये सोडियम ठोस धातु बना लेता है। उसके बाद फिर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर क्रिया, एनोड पर क्रिया क्या होगी? तो एनोड पर कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा। तो एनोड क्या होता है? धनावेशित होता है। तो धनावेशित की तरफ कौन आकर्षित होगा? ऋणावेशित धातु आकर्षित होगा। तो ये क्लोरीन माइनस आयन ये जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, तो क्लोरीन बनाता है। फिर क्लोरीन के दो ठीक है, ये फिर उसके बाद 2 क्लोरीन मिलकर Cl2 का निर्माण करते हैं। Cl2 गैस मतलब कि क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या? कास्टनर विधि। तो कास्टनर विधि में क्या करते हैं कि इस विधि में NaH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक विशेष प्रकार के यंत्र में गलाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि विद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप सोडियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस में टूटा? Na+ और OH- में टूटा। तो कैथोड है, तो कैथोड मतलब क्या होता है? ऋणावेशित आयन होता है। तो ऋणावेशित आयन पर किसकी क्रिया कौन सा क्या बोलना चाहिए, कौन सा इसमें आयन मुक्त होगा? सोडियम+ आयन मुक्त होगा। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हम लोग ये हाइड्रोक्साइड का मुक्त होगा। तो इसका हम लोग देखते हैं कि 4OH- है, तो ये किस में टूटा? 2s2 + O2 + 4e-4 इलेक्ट्रॉन में टूटा। फिर ये जल है, तो जल फिर किस में टूटा? ये पानी किस में टूटता है? H+ और OH- में टूटा। उसके बाद ये जो H+ है, ये H+ की क्रिया हम लोग एक इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन बनाए, ये नवजात हाइड्रोजन बनाए। उसके बाद 2 नवजात हाइड्रोजन की क्रिया जब होगी तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो जो कि मुक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं कि रासायनिक गुण। फिर अगर सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और फिर ये Na2O फिर जल से क्रिया करके क्या बनाता है? 2NaOH बनाता है। फिर ये Na सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके Na2CO3 बनाता है। और सोडियम और ठीक है, और सोडियम जो होता है बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, इसलिए हम लोग को इसको मिट्टी के तेल में डालकर रखते हैं। और फिर हम लोग अगला देखते हैं जल से क्रिया। तो जल से क्रिया क्या हो गया? सोडियम है, तो सोडियम की क्रिया हम लोग जल से कराते हैं, तो हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। उसके बाद फिर आता है अगला कि अधातुओं से क्रिया। तो अधातुओं से क्रिया में सोडियम की क्रिया सल्फर से कराएंगे तो सल्फाइड का निर्माण होता है। क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्राइड बनता है। ठीक है, और फास्फोरस से और सोडियम की क्रिया हम लोग फास्फोरस से कराएंगे तो ये फास्फाइड बनता है। और अम्लों से क्रिया, सोडियम धातु की प्रकृति देखो, सोडियम धातु की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो किसी भी क्षार की क्रिया हम लोग अम्ल से कराएंगे तो हम लोग ऑब्वियसली लवण ही प्राप्त होगा। तो हम लोग सोडियम की क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि सोडियम की क्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से आते हैं तो हम लोग को Na2SO4 हम लोग को सोडियम सल्फेट की प्राप्ति होती है, जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? मुक्त होता है। उसके बाद फिर अगला आता है क्या? अमोनिया से क्रिया। तो सोडियम धातु की क्रिया हम लोग अमोनिया से कराते हैं तो हम लोग को सोडामाइड प्राप्त होता है।
राइट। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक से क्रिया। तो हम लोग जब सोडियम की क्रिया कार्बनिक यौगिक, जैसे कि हम लोग यहाँ एथेनॉल ले रहे हैं, C2H5OH ले रहे हैं, तो हम लोग इससे कराते हैं तो भी हम लोग को लवण की ही प्राप्ति होती है। तो इसमें कौन सी लवण की प्राप्ति हुई? सोडियम एथॉक्साइड की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अपचायक गुण। तो सोडियम जो होता है वो प्रबल धन विद्युत धातु होता है, तो वो सीधे ही अपचयन करता है और धात्विक ऑक्साइडों और क्लोराइडों से क्रिया करके उन्हें उनके धातुओं में अपचयित कर देता है। तो ऐसा ही O2 है, तो इसी क्रिया हम लोग सोडियम से कराते हैं। इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? सोडियम से कराते हैं। तो हम लोग को Na2O प्राप्त होता है और सिलिका क्या हो जाता है? मुक्त होता है। फिर AlCl3 हो गया और 3Na हो गया। तो हम लोग का यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड बना और ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? यहाँ पास मुक्त हो जाएगा। और फिर यहाँ पास है सोडियम के 4 अणुओं की क्रिया किससे कराए हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड से कराए। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? यहाँ पास Na2CO प्राप्त हुआ। यहाँ पास Na सोडियम का ये Na2 हो गया और फिर ये O हो गया, ठीक है। और ये फिर यहाँ पास C बचा, तो C मुक्त हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला कि सोडियम धातु की क्रिया अल्कोहल से हम लोग कराते हैं। तो हम लोग को नवजात हाइड्रोजन मुक्त होता है, जो कि विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से अपचयन की क्रिया संपन्न करता है। तो हम लोग सोडियम की क्रिया जब हम लोग अल्कोहल से कराए तो ये हम लोग को नवजात हाइड्रोजन मुक्त हुआ। अब ये नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। अब ये नवजात हाइड्रोजन जो है विभिन्न कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक इन द सेंस इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पास कार्बनिक यौगिक क्या क्या हो गया? ये हो गया एथिल क्लोराइड हो गया और यहाँ पास हो गया एसिटाल्डिहाइड। इसको हम लोग मेथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एथिल क्लोराइड की क्रिया हम लोग नवजात हाइड्रोजन से कराया, किसकी उपस्थिति में? C2H5OH ये Na की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में कराया। तो हम लोग को एथेन प्राप्त हुआ और HCl प्राप्त हुआ। और वैसे ही एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम लोग ये नवजात हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हम लोग को एथेनॉल प्राप्त होता है। और वैसे फिर उसके बाद फिर इसमें 8वां लिखा है कि पारा से क्रिया। जब हम लोग सोडियम धातु की क्रिया किसे कराते हैं? पारा से कराते हैं, तो हम लोग को सोडियम अमलगम प्राप्त होता है, ठीक।